Good morning everyone. Now today I am continuing the last chapter, that is thermodynamic equilibrium. लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, किसके बारे में डिस्कस किया था? ली चैटरली प्रिंसिपल के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो कोई बताएगा कि मैंने कल क्या बताया था? ली चैटरली प्रिंसिपल क्या होता है? भैया तुम लोग थोड़ा सा इधर देखो, इधर देख करके बात करो, है ना। मैं पूछ रही हूँ कि कल मैंने बताया था ली चैटरली प्रिंसिपल बताया था, तो क्या बताया था, कुछ याद है? सिर्फ कंसंट्रेशन तो नहीं है ना, कंसंट्रेशन भी बताया था, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है आपका, या कोई इनर्ट मटेरियल है या कैटलिस्ट है। तो इन सभी चीज़ों को आप यदि रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करते हैं तो क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी आपका वेरी करेगा ना। ये शो करेगा कि आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। तो हमारी क्या जो कंडीशन रहती है, क्या हमको सोचना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाए। तो कोई रिएक्शन कर रहे हैं और यदि हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, वो बैक हो जा रहा है, बार बार आपका रिएक्टेंट बन जा रहा है, तो उस रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं है ना। जैसे कि हम बार बार वही हैबर प्रोसेस पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है आपका हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है और मिल करके क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो यदि हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को लें और हमारी थोड़ी सी अमोनिया बने और उसके बाद फिर हमारा रिएक्टेंट बन जाए, तो हमारे रिएक्शन का क्या मतलब है ना। तो हमें ऐसा रिएक्शन करना है जो कि फ्रूटफुल हो, जिससे कि हमें कोई फ़ायदा हो। अमोनिया का यदि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी कंडीशन हम अप्लाई करें जिससे कि हमारा जो अमोनिया का है प्रोडक्शन वो ज़्यादा हो सके। तो इन सब चीज़ों को किसने इंक्लूड किया है? ली चैटरली प्रिंसिपल के ही अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट नहीं है क्या? कम लाइट है, लाइट बहुत कम है। तो ली चैटरली प्रिंसिपल हम फिर से लिख रहे हैं। क्या कह रहा है ली चैटरली प्रिंसिपल? अंधेरा आपको नहीं लग रहा है? दिक्कत हो रही है ना, यहाँ पर भी आ रही है। तुम लोग तो अपना लाइट में पहुँच जाओगे, मैं भी अपना बोर्ड आगे कर दूँ क्या? थोड़ा सा पॉज करो। कंडीशंस ऑन केमिकल ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ली चैटरली प्रिंसिपल क्या कह रहा है? ये सिद्धांत क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट। ठीक है, क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या पता लगा रहे हैं? द इफेक्ट ऑफ चेंज। ठीक है, कि आप जो भी कंडीशन है वो वैरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रिया है उसमें भी क्या चेंज आएगा। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ ए चेंज इन कंडीशंस ऑन, ठीक है, किस कंडीशन से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इन कंडीशंस ऑन केमिकल इक्विलिब्रिया। ठीक है, अब ये कई तरह का है आपका। पहला तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। यदि हम जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रिया है उसमें क्या इफेक्ट आएगा, मीन्स कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। देख लीजिए, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में चेंज करिए, या आप नंबर ऑफ मोल्स में, आप चाहे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट
रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में आप चेंज करते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल्स। मान लीजिए आपका ये हैगा प्रोसेस है जिसमें कि नाइट्रोजन आपने लिया और हाइड्रोजन लिया और क्या बना रहा है, ये मिलकर के अमोनिया बना रहा है, ठीक है, 2NH3। ठीक है, आपने क्या किया, नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया और आपकी अमोनिया बन गई। अब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है ना। अब जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई तो अब इसका प्रोडक्शन और आप कैसे बढ़ाएंगे, रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं रही, इक्विलिब्रियम आ गया है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्या चेंज करेंगे, या आप कंसंट्रेशन इसकी है नाइट्रोजन की आप चेंज करिए, है ना। अब जो नाइट्रोजन की आपने कंसंट्रेशन चेंज की तो क्या होगा, ये रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, है ना। अपनी नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है फिर वो एज इट इज जैसे पहले थी वैसे करने की कोशिश करेगा। तो क्या करेगा, ये जल्दी जल्दी रिएक्शन करके हमारा क्या बना देगा, अमोनिया बना देगा, फिर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, है ना। देखिए हमने क्या किया, अमोनिया का प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया, हमने नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन चेंज की, या आप हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन चेंज करिए, है ना। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन चेंज करिए, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन चेंज करिए, तो क्या होगा कि आपका इसका अमोनिया का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ली सिटरली प्रिंसिपल में यही है कि आपने कोई कंडीशन चेंज की, अब चूंकि हमारा रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जो आप चेंज करेंगे तो वो बराबर अपने को कोशिश करेगा फिर से रिवर्सिबल में आने की, ठीक है, फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने की कोशिश करेगा यदि आप रिएक्शन में कोई भी चेंज लाते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ क्या किया, कंसंट्रेशन में हम चेंज लाए तो ये क्या होगा कि ये प्रोडक्शन अमोनिया का बढ़ा करके फिर से अपने को इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आएगा, ठीक है। तो आप यदि कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो आपका रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इफ लिख लीजिए इसको भी इसी के एग्जाम्पल के साथ, इफ यदि आप नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा रहे हैं तो ये क्या करेगा, अपने को टू डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। यदि आपने नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो ये रिएक्शन क्या करेगा, अपने को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। देयरफॉर इक्विलिब्रियम शिफ्ट, देयरफॉर इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यदि मान लीजिए दूसरी कंडीशन आपने की, यदि आपने ये साइन जो है ना वो कंसंट्रेशन का साइन में बना रही है, ये जो ब्रैकेट बना हुआ है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन का साइन है आपका। यदि आपने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी, है ना, तो ये रिएक्शन क्या करेगा, कोशिश करेगा कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को वो फिर इंक्रीज बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है, बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, अमोनिया से जल्दी जल्दी हाइड्रोजन ये देगा, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन हमारी होगी। कैसे बढ़ेगी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, अमोनिया से ही तो आएगी ना, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है कि नहीं है। तो यदि हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन यहाँ पर भी लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या करेगा, क्योंकि हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्शन ट्राई टू increase the concentration of hydrogen, ठीक है। तो हमारा इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, therefore इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू बैकवर्ड डायरेक्शन, मान लीजिए यदि हम इसको ही रिमूव कर दें, यदि हमारे ये प्रोडक्शन ज़्यादा होता चला जा रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन
मिल करके अमोनिया बना रहे, इक्विलिब्रियम आ गया, आपका अमोनिया बन गया, है ना। यदि आप उस अमोनिया को ही थोड़ा सा रिमूव कर दीजिए, है ना, यदि इसी को ही आप हटा दीजिए तो क्या होगा, रिएक्शन फिर से फटाफट करके फिर अमोनिया बना देगा कि नहीं बना देगा, है ना। तो इस तरह से जो हमारा रिएक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इफ वी रिमूव, तीसरी कंडीशन भी लिख लीजिए, इफ रिमूव, जो आपका बना हुआ है अमोनिया बना हुआ है उसको आपने कम किया, ठीक है। इफ रिमूव अमोनिया द रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन, ट्राई टू इंक्रीज अमोनिया को बढ़ाने की कोशिश करेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन है, यदि हम उसको कम कर देंगे तो ये रिएक्शन को बढ़ाने की, अमोनिया को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो पता है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इधर वाला रिएक्शन होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड, ठीक है, जो आगे बढ़ता है, ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और ये जो वापस वाला होता है वो होता है बैकवर्ड रिएक्शन। और जब दोनों ही रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, वो दोनों का ही रेट बराबर हो जाता है, तो क्या हो जाता है, आपका इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, ठीक है। तो एक कंडीशन आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट आप प्रेशर पे चलिए। इसी तरह से कॉन्टैक्ट प्रोसेस का भी आप कर सकते हैं। तो जो भी चेंज आप करेंगे तो रिएक्शन क्या करेगा, उसको अंडू करने की, जो कंप्यूटर में आप नहीं पढ़ते रीडू अंडू, है ना, आपने जो किया तो रीडू था, है ना, उसको कैंसिल करना है तो आपने क्या कर दिया, अंडू कर दिया, है ना। तो वापस वो चीज़ लाने में तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप चेंज करेंगे इक्विलिब्रियम उसको अंडू कर देगा। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आप यदि कोई भी चेंज लाते हैं किसी भी कंडीशन में, चाहे टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, कोई भी आप चेंज लाते हैं रिएक्शन में तो इक्विलिब्रियम उसको अंडू करना चाहेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम उसको अंडू करना चाहेगा। अब इसमें भी आप देख लीजिए, एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, SO2 प्लस O2 मिलकर के क्या बनेगा, SO3 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। समझ में आ ही गया होगा, है ना। यदि इसकी कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी भी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। और मान लीजिए इक्विलिब्रियम आपका आ गया और आपका प्रोडक्ट बनना बंद हो गया, तो आप क्या करेंगे, या तो इसको आप रिमूव कर दीजिए थोड़ा अमाउंट जो बना है ना, तो फिर ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, या आप इसमें से किसी एक कंसंट्रेशन चेंज करिए, ठीक है। आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो आप इसकी कंसंट्रेशन एक की बढ़ा दीजिए, तो ये फटाफट रिएक्शन होकर के इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से ये भी आपका चलेगा। क्या वो भी आएगा, उसका भी चेंज करेंगे, वो भी देखेंगे। एक एक टॉपिक चलते चलते हैं, ठीक है। चेंज इन प्रेशर, चेंज इन, ये अभी आपने एक पढ़ा था, चेंज इन कंसंट्रेशन, अब चेंज इन प्रेशर। कोई भी रिएक्शन है उसमें आप प्रेशर चेंज कर रहे हैं।
प्रेशर, कोई भी आपका रिएक्शन है उसका आप प्रेशर चेंज कर रहे हैं। इसके लिए आप एक ये पॉइंट नियम नोट कर लीजिए। रूल क्या है, रूल क्या कह रहा है, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, ठीक है, ये पी क्या है, हम इसको शो कर रहे हैं, प्रेशर को शो कर रहे हैं, और ये जो एरो वाला साइन है यदि ऊपर को जा रहा है तो हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। यदि हम नीचे के डायरेक्शन में बनाते हैं तो प्रेशर को हम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि कोई भी रिएक्शन है उसका प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, द रिएक्शन विल गो टू दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स आर लेसर, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। एक भी आप पॉइंट अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा क्योंकि इसका उल्टा भी होगा, लेकिन आप एक ही याद करिए और जो जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे वो उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो एक आप इंक्रीज वाला ही याद कर लीजिए, ठीक है। यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द equilibrium shift to that direction in which number of moles are lesser, ठीक है। यदि हम प्रेशर को कर रहे हैं, इसका उल्टा भी आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए, इफ वी डिक्रीज द प्रेशर द इक्विलिब्रियम will shift to that direction in which the number of moles are increased, in which number of moles are increased, जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस तरफ जाएगा यदि आप प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। लेकिन आप एक याद रखिए तो ज़्यादा आपको आराम रहेगा, ठीक है, कि यदि आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है, जो रिएक्शन है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ठीक है, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे, और यहाँ पर ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब इसको एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कि NO2 का बन रहा है, फॉर एग्जांपल N2O4 है, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। ये किससे बन रहा है, NO2 से बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हमारा जो रिएक्शन है तो हम उसका जो प्रेशर है इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये क्या है, बैकवर्ड है। तो बताइए फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितना है, ये 1 है, ठीक है, और यहाँ पे है 2 है नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने क्या कहा है कि जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो ये कम है कि नहीं है ना, ये कम है, और ये किसका कम है, बैकवर्ड डायरेक्शन का कम है, ठीक है। तो जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू बैकवर्ड डायरेक्शन, बस आपको नंबर ऑफ मोल्स देख करके ही चलना है। और यदि हैबर प्रोसेस पे आप देखिए, यदि आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, रिएक्शन किस तरफ जाएगा, है फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, तो मिलकर के क्या हो गया, 4 हो गए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और यहाँ पे 2 है। हमने कहा जहाँ पे प्रेशर आप बढ़ाते हैं तो उस तरफ
रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स कम है कि नहीं है, तो हमारा जो रिएक्शन जाएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और यदि हम प्रेशर को कम करते हैं, मान लीजिए प्रेशर को हमने कम कर दिया है ना, उसका उल्टा देख लीजिए, जब हम प्रेशर को कम कर रहे हैं तो हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या ज़्यादा होगी, है ना। तो यानी उस समय हमारा जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, हमें तो अमोनिया प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी कभी आ जाता है कि कंडीशन दे दी जाती है कि आपका ये रिएक्शन दिया हुआ है और आपको इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो इसके लिए आप कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, कभी कभी इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू, यदि आप प्रेशर को लिख लीजिए यहाँ पे, यदि आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको वॉल्यूम के भी टर्म्स में कर सकते हैं, इफ वी चेंज द वॉल्यूम है। ये तो आप लोग जानते हैं, आइडियल गैस के लिए क्या होता है, PV = nRT, ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो इससे आपको पता है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। तो ये चीज यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जब यहाँ पे कोई भी आपका मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपकी गैस है, तो जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, क्या कर रहे हैं, प्रेशर को आप इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर यहाँ से आप दे रहे हैं किसी पिस्टन के थ्रू, तो क्या हो रहा है, जो गैस है उसका वॉल्यूम कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। इसीलिए प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आप इसका उल्टा करके भी लिख सकते हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम। जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम रूल आपका अप्लाई हो जाएगा। यदि प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि आप प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, यानी पिस्टन आपने ऊपर कर दिया है ना, प्रेशर को कम कर दिया, तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, पिस्टन ऊपर चला जाएगा। तो क्या है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपने प्रेशर को डिक्रीज किया, तो इट मीन्स आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा। ठीक है, तो आप सेम रूल इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो एक भी आप याद कर लीजिए ना, एक भी याद कर लीजिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं, चाहे वो प्रेशर के टर्म्स में दें, चाहे वो वॉल्यूम के टर्म्स में दें। क्लियर है? ठीक है, हाँ। दूसरा ये भी आप कह सकते हैं कि आपने जैसे प्रेशर बढ़ाया तो क्या हुआ, वॉल्यूम आपका कम हुआ। जो ये नंबर ऑफ मोल्स अभी इतने बड़े एरिया में दिख रहे थे कि नहीं दिख रहे थे, अब आपने जब प्रेशर बढ़ा दिया, ये मान लीजिए ये पिस्टन है आपका, जब आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो ये पिस्टन आपका और नीचे आ गया कि नहीं आ गया ना। अब पिस्टन नीचे आ गया तो जो नंबर ऑफ मोल्स इतने पूरे एरिया में थे वो कहाँ सिमट के रह गए, यहाँ पे सिमट के रह गए कि नहीं रह गए, है ना। तो रिएक्शन क्या करेगा, कोशिश करेगा वही अनडू करने की कोशिश करेगा, है ना। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है पर यूनिट वॉल्यूम वो इंक्रीज हो गए कि नहीं हो गए, है ना। क्या होता है, N/V होता है कि नहीं होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स है, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए कि पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मोल्स हो गए वो इंक्रीज हो गए, बढ़ गए। आपने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया। ठीक है, तो रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल है, वो इसको कैंसिल करने की कोशिश करेगा, अनडू करेगा। वो क्या करेगा कि जो आपके नंबर ऑफ मोल्स है पर यूनिट वॉल्यूम जो इंक्रीज हो गए, बढ़ गए, उसको वो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, रिएक्शन क्या करेगा, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो वो फटाफट रिएक्शन करके हमारा प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आया?
कि नहीं आया? तो नंबर ऑफ मोल्स के भी टर्म्स में मैंने बता दिया, आपको प्रेशर के भी टर्म्स में बता दिया और वॉल्यूम के भी टर्म्स में बता दिया। आप ये इस इक्वेशन को याद रख करके सारे एक दूसरे से कोरिलेट करके आंसर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण और देखिए PCl5 का। PCl5 का जो रिएक्शन हो रहा है, पानी बरसने लगा क्या? हाँ, ये भी आपकी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में और ये भी आपके गैसियस फॉर्म में है। तो क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमने प्रेशर है वो डिक्रीज किया है, प्रेशर हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा है? बताइए, आंसर बताइए आप लोग। PCl5 है, PCl3 बन रहा है और Cl2 बन रहा है। ठीक है, तो यदि प्रेशर हम डिक्रीज कर रहे हैं, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए कि मैंने प्रेशर को डिक्रीज किया है ना, तो आपका रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा, जहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। ठीक है, तो रिएक्शन होगा हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल नहीं दिख रही है, अब सारी वो पूरी लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है ना। ये लोग तो कुछ दिख रहे हैं लेकिन तुम नहीं दिख रहे हो। क्या हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यदि तुम्हें दिखना हो तो और यहाँ पर आके बैठो। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया। अब और देखते हैं, अब एक रिएक्शन और देखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के भी टर्म्स में देखते हैं कि एक रिएक्शन हम देख रहे हैं N2 और उदाहरण देखिए N2 + O2, इसका रिएक्शन हो रहा है 2N। अब यहाँ पर बताइए कि हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, तो हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा है? हाँ, यहाँ पर क्या है, दोनों बराबर है, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 - 2 सॉरी होगा, प्रोडक्ट का भी कितना है, 2 है, और रिएक्टेंट का भी कितना है, 1 + 1 हो गया। ये क्या हो गया, 2 - 2 = 0 हो गया। ठीक है, तो डेल्टा N क्या हो गया हमारा, जो नंबर ऑफ मोल्स हो गए उसमें कोई भी चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्शन। ठीक है, यदि हम नंबर ऑफ मोल्स में कोई फर्क नहीं आ रहा है तो हमारा जो प्रेशर भी बढ़ाएंगे तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, एक मैंने अलग तरह का भी ये उदाहरण दे दिया, इसको भी नोट कर लीजिए। देयर इज नो इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अब एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, नेक्स्ट देखिए आप, एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल से क्या समझते हैं, इनर्ट से क्या समझते हैं, इनर्ट का क्या मतलब होता है, जो क्रिया ना करे। हाँ, यस, जो क्रिया ना करे, अक्रिय है ना, अक्रिय गैसेज, इनर्ट गैसेज क्या बोलते हैं, अक्रिय गैसेज। नेक्स्ट है आपका, मैंने प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स वो तीनों आपका एक साथ कर दिया है। ठीक है, तो आपका थर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। कोई भी आप रिएक्शन कर रहे हैं और उसमें आपने
कोई इनर्ट मटेरियल डाल दिया है। इनर्ट से क्या मतलब हुआ कि इस तरह का आपने मटेरियल डाला कि वो ना तो रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहा है, ना वो प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो किसी से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या चेंज कर रहा है वो? कंसंट्रेशन भी नहीं चेंज कर रहा वो, है ना। वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, वॉल्यूम चेंज कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो कह रहे हैं कि डू नॉट रिएक्ट विद रिएक्शन इन, यहाँ पे लिख लीजिए इनर्ट से क्या मतलब हुआ कि डू नॉट रिएक्ट विद रिएक्शन इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये किसी से भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। दूसरा देख लीजिए नियम क्या है, यहाँ पे जो रूल लग रहा है, रूल याद रख लीजिए। नियम क्या है? यदि आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम यदि आपका कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, यानी आपकी जो स्टेट है वो इक्विलिब्रियम ही रहेगी। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो देयर इज नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, जो इक्विलिब्रियम है वो वैसे ही रहेगा। यदि आपका कांस्टेंट प्रेशर है, यदि आपका प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, ये कंटेनर है और इसमें जो प्रेशर है वो P जो लगा हुआ है, यदि उसको आपने एज इट इज कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, तब क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट, यहाँ पे ध्यान से नोट कर लीजिए, इक्विलिब्रियम शिफ्ट which has more number of moles, equilibrium shift to that direction, equilibrium shift to that direction which has, equilibrium shift to that direction which has more number of moles, ठीक है। यदि आपका प्रेशर कांस्टेंट है, ये नियम है, सब नियम आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, इसको आप रट लीजिए जो नियम है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, यदि आपका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो रिएक्शन आपका में कोई भी फर्क नहीं आएगा। यदि आप प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ शिफ्ट करेगा? जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जहाँ पर ज़्यादा होंगे उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब उदाहरण देखिए आप, ये सेम रिएक्शन PCl5 वाला ही ले लीजिए आप, ठीक है, PCl5 है, तो यहाँ पे रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम यदि आप करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, सेम रिएक्शन है। यदि हम कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहे हैं, कांस्टेंट P ले रहे हैं, उदाहरण यहाँ पे आप यही वाला लिखिए, यदि आपने कांस्टेंट वॉल्यूम किया तो रिएक्शन के डायरेक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम है वो एज इट इज रहेगा। लेकिन प्रेशर कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? हाँ, ठीक है, तो अब किस डायरेक्शन में जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो एक नंबर ऑफ मोल्स हो गए, तो यहाँ पर भी एक तो कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 1, तो जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उस डायरेक्शन में जाएगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट P पे क्या होगा? तो रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया।
सारे नियम आपको समझ में आ गए। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देख लीजिए। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट। नेक्स्ट आप लिख लीजिए इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आप डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैटलिस्ट हैज, कैटलिस्ट क्या होगा, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हमारा है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट। रेट ऑफ रिएक्शन तो चेंज कर देगा, है ना। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, हाँ, जो रिएक्शन है उसके रेट को कम चेंज करता है। और कैटलिस्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेट को बढ़ाता भी है और एक घटाता भी है ना, जो इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। तो दोनों तरह से ये रेट को इफेक्ट करता है। लेकिन जो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो उसी जगह पर आएगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन नंबर 5, चेंज इन टेम्परेचर। ये भी अच्छा पॉइंट आ गया है। यदि आप कोई भी रिएक्शन है और उसका तापमान बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, और तापमान घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है। ठीक है, इसका भी रूल लिख लीजिए। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ऊपर लिखूं क्या, ठीक नहीं कर रहा, समझ में नहीं आया। वीडियो देखने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा, तुम अपनी चिंता करो, उसकी चिंता मत करो। तो आप मेरा काम है हमारे बाकी व्यवस्था तो भाई वो लोग देखते हैं, समाज कल्याण विभाग बाकी देखते सारी चीजें, है ना। हमारा काम है पढ़ाना। योगी जी नाराज होते हैं। चलो, चेंज इन टेम्परेचर। यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, यदि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, जो रिएक्शन होगा उसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है, हीट का एब्जॉर्प्शन होगा। मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, A प्लस B है और उसमें आपने हीट डाला, ठीक है, उसका टेम्परेचर आपने बढ़ाया, तो क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो C प्लस B बनेगा। तो ये जहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है तो उस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है इट मीन्स वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो किस डायरेक्शन में जाएगा, प्रोसीड इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और इसका उल्टा क्या होगा, यदि हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगा हमारा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। टेम्परेचर को कम करने के लिए इसमें कुछ मिलाना पड़ेगा क्या? गैस को कम कर देगा। अब पानी को यदि तुम्हें गर्म करना है तो तुम क्या करोगे, बहुत
बेसिक चीज़ों से आ जाया करो ना, नहीं मैम, जैसे है ना। हमारी यदि reaction- पानी का टेम्परेचर तुम्हें बढ़ाना है तो क्या कर रहे हो, कुछ डाल रहे हो तो हम हैं? नॉर्मल चला अरे गैस ही तो ऑन कर रहे हो ना, हीट ही तो बढ़ा रहे हो हटाना है। हैं? अरे तो रिमूव कर दो, बंद कर बढ़िया है। ठंडी में बाहर इक्वलिब्रियम में चल रही हो हमारी कुछ हैं? कुछ सामान्य है एकदम से, क्या हम चीज़? उसको घटाना है, कोई चीज सामान्य है। हाँ सामान्य है तो या तो भाई बहुत तुम्हें रूम टेम्परेचर से भी नीचे ले जाना है तो तुम्हें फिर आइस वगैरह उस तरह की कोल्ड कंडीशन, उस तरह की कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसे ही नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाना घटाना तो बढ़ाना है तो आप गैस ऑन कर लीजिए, आपको हटाना है कम करना है तो आप बर्नर ऑफ कर दीजिए। यदि रूम टेम्परेचर से भी आपको नीचे ले जाना है तो आप आइस वगैरह में उस तरह की कंडीशन जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो वहाँ पे ले जाइए। इन्होंने बता दिया फ्रिज में रखते हैं। और क्या फ्रिज में बहुत सारे जो लेबोरेटरी होती है तो वहाँ पे कंडीशन क्रिएट करने के लिए इस तरह की एपरेटस होते हैं, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करके काम किया जाता है। अच्छा आप लोग याद करिए बीएससी में जो प्रैक्टिकल हुआ था, आपको याद होगा कि हमने कौन सा कराया था, नहीं ऑर्गेनिक में कराया था ना, फंक्शनल ग्रुप कराए थे, है ना। नाइट्रो ग्रुप का कराते हैं, अमीनो ग्रुप का कराते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, हम आइस में कराते हैं वो रिएक्शन, ठीक है। डायजोटाइजेशन जो रिएक्शन होता है उसमें क्या कराते हैं, जो कंडीशन होती है आपने क्या डाला उसमें HCl डाला, NaNO2 डाला, डायजोटाइजेशन रिएक्शन होता है कि नहीं। तो हम उस रिएक्शन को किस में करते हैं, या तो ठंड में कर लो तो बड़े आराम से हो जाता है, उसमें कोई ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती है। लेकिन यदि आप गर्मी में कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आप आइस में रख रख के कर रहे हैं, क्योंकि इतना तेज़ रिएक्शन होता है, इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट फ़ौरन उसमें से रिलीज होती है। तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, कोल्ड कंडीशन में किया जाता है। अब कह दो कि कैसे कोल्ड कंडीशन हम कैसे लाएंगे, कैसे करेंगे वो रिएक्शन को, है ना। तो इसीलिए तो आइस दी जाती है ताकि उसका टेम्परेचर कम हो, है ना। तो इस तरह से आप टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें एक रिएक्शन ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है और प्लस आयोडीन है, इसका आपने रिएक्शन कराया 2HI के साथ, तो इससे 3000 कैलोरी आपकी एनर्जी निकली, ठीक है। तो हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, यदि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है ना, टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ, मीन्स कि आपका जो रिएक्शन हो वो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है आपका, फॉरवर्ड रिएक्शन की बैकवर्ड रिएक्शन है, एंडोथर्मिक तो फॉरवर्ड है एंडोथर्मिक। यहाँ यहाँ बाहर हीट है जो फॉरवर्ड हो जा रहा है, यहाँ कोई हीट दिख रही है क्या तुम लोगों को, ये तो निकली है ना मैम, एंडोथर्मिक हो गई ना। लेकिन यहाँ से तो देखो, इसको देखो, बैकवर्ड भी तो चलो तुम लोग, है ना। तो बैकवर्ड में तो हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लस है कि नहीं है ना। वहाँ पर तो हो रहा है, जो रिएक्शन का डायरेक्शन किस साइड हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ, रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है, तो क्या होगा, रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो रिएक्शन हमारा क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एक और देखिए, इसका आंसर आप लोग बताइए। एक दूसरा भी उदाहरण देखते हैं, वही हैबर प्रोसेस है। अब बताइए, लग रही है। फॉरवर्ड
क्यों, तुम लोग क्या कहेंगे, किस डायरेक्शन में होगा रिएक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि ये -2 to 4 है, आपको इसको इस साइड ले आइए, ठीक है, ये +2 to 4 हो गया, ठीक है, इतने कैलोरी एनर्जी है, तो आपका ये क्या रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक हो गया कि नहीं हो गया, है ना? तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। चलिए एक देते हैं आप लोगों को सवाल, क्वेश्चन लिखिए और जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसका सबका कंक्लूजन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज प्रेशर इन द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ज़्यादा स्पीड में बोल दिया। लिखते जा रहे हैं ना? जी जी लिखिए। लिख भी रहे हैं। जी। What will be the effect of ठंडी लगेगी? हाँ बंद रहने दीजिए। What will be the effect of increased pressure? ये देख लीजिए भैया, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, in the following equilibrium reaction। 3 रिएक्शन हम लिख रहे हैं, आंसर आप लोग करेंगे। पीछे पन्ना वन्ना कोई नहीं पलटेगा, आगे पीछे, ठीक है, और सब पढ़ाया है तुम लोगों को। अब बताओ इसका आंसर, बताओ इसका और इसका। फर्स्ट वन दोनों इक्वल, लास्ट वाले में नो चेंज। ठीक, सेकंड वाले सेकंड में फॉरवर्ड फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसमें अपोजिट हो जाएगा, पीछे वाला बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, गलत करना आ गया आप लोगों को, है ना? कैसे निकालेंगे आप? एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए, इसको नोट करना। दूसरा हम लिखते हैं तब तक आप लोग। इन द मैन्युफैक्चर, यानी अमोनिया को बनाने के लिए, इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय Haber's process involving the reaction रिएक्शन आपको पता है ना, ये वाली है Haber's प्रोसेस की जो रिएक्शन है,
the favorable condition are the favorable conditions are ठीक है। यदि हमें इस फाइबर्स प्रोसेस में अमोनिया का प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है तो आप कौन सी सही कंडीशन होगी? ठीक है, हाई प्रेशर, एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर हाई हो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, बी ऑप्शन, बी वाला हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। हाई ठीक है, इस तरह से इसमें से सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा टॉपिक अब आपका स्टार्ट होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम है। हो गया, नोट कर लिया ये वाला, इसको हटाएं। अब आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन। हो गया? चलो। आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन। क्या समझ रहे हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होगा है? ये कोई परिभाषा आई तो तुम बस बोलोगे आयंस, है ना? बात पूरी हो जाएगी क्या? आयंस बराबर करेंगे ये कह रहे हैं। आयंस बराबर करेंगे? अरे भाई ठीक से पूरी परिभाषा तो बोलो। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में किस तरह से कोई भी सोल्यूशन है और आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट उसमें डाला, है ना? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जब आपने किसी एक को सोल्यूशन में कोई भी मान लीजिए सॉल्ट ही डाला या नमक ही डाला तो क्या होगा कि वो अपने आयंस में आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच में आ रहा है? इक्विलिब्रियम है वो किसके किसके बीच में है? तो आयनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो किसके किसके बीच में है इक्विलिब्रियम? आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड आयंस के बीच में है। तो कोई भी मान लीजिए आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रोलाइट कौन सा सब्सटेंस होता है? इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस विच फर्निश आयंस। ठीक है, ध्यान रखिए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ऐसा सब्सटेंस है जो कि आयंस देता है, फर्निश यानी सप्लाई कर रहा है, आयंस की सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका, जब पूछा जाए तो कुछ नहीं बोलेंगे, बाद में कहेंगे यस मैम, है ना। एसिड हो गए, बेस हो गए, या आपके आयंस हो गए। मैम ठीक है, तो ये सब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। अब जब इसका आपने रिएक्शन हुआ, ये आपका जो है आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच में आया? ये अनआयोनाइज्ड है, इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इलेक्ट्रोलाइट है मींस ये आयंस देता है। ठीक है, लेकिन रिएक्शन में है, अभी इसने जब आयन नहीं दिया तब ये क्या हुआ? अनआयोनाइज्ड हुआ, है ना। आयन को नहीं दिया तब ये अनआयोनाइज्ड हुआ। तो इक्विलिब्रियम स्टेट आई वो किसके किसके बीच में आई? आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड आयंस के बीच में आई। ठीक है, एक क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस which conduct electricity, in aqueous solution में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो नहीं करते हैं एंड विच डू नॉट कंडक्ट वो कहलाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सब्सटेंस विच डू नॉट conduct electricity in aqueous solution is called non-electrolyte। फैराडे ने फिर इलेक्ट्रोलाइट को दो में डिवाइड किया था। किसने किया था? फैराडे। फैराडे ने फिर इनको दो में डिवाइड किया। कौन कौन से? एक आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक और स्ट्रॉन्ग से आप क्या समझ रहे हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से क्या मतलब समझ रहे हैं? वीक से समझ लीजिए जो आयोनाइज ना हो पाए जल्दी। ठीक है, आयोनाइज हो रहा है लेकिन कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है, वीक है। ठीक है, तो वो आपका वीक हो गया। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो हो गया जो कम्प्लीटली वो आयोनाइज हो जाए, पूरी तरह से अपने को आयोनाइज कर ले। ठीक है, अपनी भाषा में इसको लिख लीजिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच आयोनाइज इटसेल्फ वीकली और इनकम्प्लीटली आयोनाइज। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया? इनकम्प्लीटली अपने आप को ये पूरी तरह से आयोनाइज नहीं करते, इनकम्प्लीटली आयोनाइज इटसेल्फ, और ये क्या करते हैं? अपने को कम्प्लीटली आयोनाइज करते हैं।
ठीक है। आप कह सकते हैं या पार्शियली, ऊपर वाले को आप पार्शियली भी बोल सकते हैं, दूसरा शब्द, ठीक है, आंशिक रूप से। पार्शियली का क्या मतलब हुआ कि आंशिक रूप से ये अपने को करते हैं, ठीक है। तो इसका आप रे डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे कि कोई आपका सब्सटेंस हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट भी आपको मैंने बताया दो तरह का हो गया, वीक हो गया और एक स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग में आपके क्या क्या आते हैं, जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या आपका HCl हो गया, या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या ये सब आपके स्ट्रॉन्ग में आते हैं, ठीक है। और वीक में क्या आ रहा है, जैसे आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर आपका, तो इसमें एसिड बेस देख रहे हैं कि इसमें एसिड बेस सब आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो जो अपने को कंप्लीटली आयनाइज करे वो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, और जो ना कर पाए वो क्या है, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एग्जाम्पल और दें आप लोगों को, जैसे कि है HCl है और प्लस आपका ये वाटर है, ठीक है। क्या करेगा, आयोडाइज करेगा, ये प्लस और ये माइनस। जब आपने वाटर में HCl को डाला तो क्या हुआ है, ये आयोडाइज किया, तो ये जो है आपका इसके साथ मिलकर के क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, H3O प्लस, H3O प्लस और प्लस ये Cl माइनस, ये क्या है आपका हाइड्रोनियम आयन हो गया, ठीक है। इसी तरह से और देख लीजिए, जैसे कि NaOH है, NaOH है, तो ये किस में आयनाइज होगा, ये आपका प्लस और OH माइनस में आयनाइज होगा। एसिटिक एसिड का देख लीजिए, जो कि आपका वीक है, CH3 COOH CH3 COO माइनस और H प्लस। ये यदि आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया है तो ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, ठीक है। और दूसरा देख लीजिए, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी आपने एक्वस सोल्यूशन में किया है, देखिए इस तरह से ये इक्विलिब्रियम बनाएगा, अमोनियम आयन बनेगा और प्लस आपका हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम है, यहाँ से इस तरह से इसमें भी बनेगा। एक्वस सोल्यूशन है, एसिटिक एसिड को भी डिसॉल्व कर रहा है। ये आपका क्या हो गया, किसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है आयनिक इक्विलिब्रियम के। एग्जाम्पल होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिख लीजिए। इन जनरल एट इक्विलिब्रियम एंड equilibrium is called ionic equilibrium between the ions and the undissociated electrolyte
है, ठीक है। तो एन इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, एन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम बिटवीन किसके किसके बीच हो रहा है, बिटवीन द आयंस, ये आपके आयंस हो गए, ठीक है, आयंस एंड द अनडिसोसिएटेड, जो डिसोसिएट नहीं हुआ, जो टूटता नहीं है, ठीक है, आयंस के फॉर्म में टूटता नहीं है, वो अनडिसोसिएटेड, ठीक है, एंड द अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट। इसका हम सिंपल कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं, एडी के फॉर्म में यदि हम लिख दें, ये आपका सॉलिड है, इसको आपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, ठीक है, तो ये आपका क्या बना है, इसमें कौन कौन से आयन फर्निश किए, ए और बी आयन फर्निश किया। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे के की जगह हम के आई यूज करेंगे, ठीक है, के आई यूज करेंगे क्योंकि ये क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट है, ये क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, लिखिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन concentration of reactant, concentration of product upon concentration of reactant, ठीक है। तो ये हमने देख लिया आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनका किस तरह से आयनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप किस तरह से निकाल रहे हैं। अब जहाँ आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया तो वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया वो क्या हो गया, आयनाइजेशन कांस्टेंट हो गया, इसको के आई से आप डिनोट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड हम कोई भी ले लें, ठीक है, और बेस क्या ले लें, तो मिलकर के क्या बन जाएगा हमारा, तो आप क्या क्या कह सकते हैं, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और सॉल्ट क्या होते हैं। एसिड और बेस दोनों से मिलकर के हमारा क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। और यदि अलग से हम परिभाषा दें तो इसके लिए कई आपके नियम है ना, एक कॉन्सेप्ट का ही एक कॉन्सेप्ट है, एक क्या है कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट है आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद किसका है, ब्रॉन्स्टेड एंड क्लोरी का है, और उसके बाद लुईस का है, ठीक है। तो तीनों कॉन्सेप्ट अब आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा देख ले भाई, एसिड वगैरह काहे काहे में पाया जाता है, कुछ जनरल चीज़ें बता दीजिए कि और आपको समझ में आ जाए कि एसिड क्या होता है। हाँ, सिट्रस फ्रूट में आपका एसिड पाया जाता है, जैसे कि साइट्रिक एसिड हो गया, है ना, लेमन में पाया जाता है। और भी क्या होता है, लैक्टिक एसिड आपका दूध में पाया जाता है। एप्पल में कौन सा पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। चीटी में कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है ना, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो ये सब क्या है, इसमें मेथेनॉइड कंपनी मालूम,
ठीक है, जो जनरल जो इसमें पाया जाता है, नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, हम उसको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, एसिड होते हैं। और एसिड का क्या नेचर होता है कि एसिड, यदि लिटमस पेपर है आपका, ब्लू लिटमस पेपर है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड कर देगा। तो एसिड आर नोन टू टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। और इसके अलावा इट लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। जब ये रिएक्टिव मेटल्स के साथ ये काम करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को ये रिमूव करते हैं। ठीक है, और बेस के कुछ एग्जांपल बताइए आप लोग। क्या अगर टाइम हो गया, क्या तुम लोग हलचल मच रही है? हैं? टाइम तो हो गया है। हाँ, तुम्हारे लिए टाइम हो गया है। मेरी घड़ी तो अभी 11:05 बजा रही है। हैं? कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हुआ इसमें? 1 घंटे हैं? 1 घंटा 11 मिनट। हाँ, तो 11 मिनट है, 1.5 घंटे की क्लास होती है। हैं? अब 15 मिनट और चलेगी। 19 मिनट। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल खड़ी होने वाली है, जाने वाली है। हैं? चलो बताओ, बेस कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण, थोड़ा आप लोगों का बेस तैयार करते हैं, उसके बाद चीज़ें बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, है ना? पता भी तो होना चाहिए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं उनको तो पहले जाने, है ना। बेस क्या है आपके, जैसे हमने अभी सुनाया, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये लैब में यदि जो काम करते होंगे सामने रखा रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अलावा आपका जो वॉशिंग सोडा है ना, वो भी बेस में है। तो इस तरह के कुछ उदाहरण देखिए कि ये सब। तो बेसिस की क्या क्वालिटी होती है, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, रेड लिटमस पेपर को पतली सी स्ट्रिप आती है, यदि आपको ट्राई करना हो तो घर में भी कर सकते हैं। लिटमस पेपर लाइए, पतली पतली स्ट्रिप मिल जाती है मार्केट में, और उसको आप डालिए, नींबू का जूस निकाल लीजिए, है ना, उसमें डाल लीजिए, तो देखेंगे क्या होगा, हमारा रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और बेस में क्या होगा, रेड लिटमस पेपर, सॉरी एसिड में क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड में होगा, और बेस में क्या होगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और ये क्या होगा, स्वाद में भी थोड़े से कड़वे होते हैं। जो बेस होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, और सोपी फॉर्म होता है, चिकनाहट रूप में होती है। ठीक है, तो ये सारे इनके करेक्टरिस्टिक हैं ये बेस को पकड़ने के लिए। और सॉल्ट आपके क्या हो सकते हैं, सॉल्ट को भी जानिए। एक तो हमने सॉल्ट सामने ही लिखा है, और भी तमाम सॉल्ट होते हैं। पोटेशियम क्लोराइड है, तमाम सॉल्ट होते हैं, है ना। कॉपर सल्फेट हो गया, या कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट भी पाउडर फॉर्म में ही तो आता है ना। जितने ये आपके मंजन वगैरह में कैल्शियम कार्बोनेट तो पड़ा रहता है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में रहता है। तो ये सब इस तरह की ये सब चीज़ें हैं आपकी। बेरियम सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, तो ये सभी होते हैं। और जो आपका वाटर होता है उसकी क्या क्वालिटी होती है, ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है आपका, विलायक, जिसमें आप ये आपका क्या है, डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, आपका ये जो सॉल्ट है या इलेक्ट्रोलाइट है, इसको आप डिज़ोल्व करते हैं। तो ये क्या है आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80 होता है। ठीक है, तो वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट पॉजेस ए वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होने की वजह से ये आयोनाइज हो जाता है। वैसे तो वाटर नहीं होता आयोनाइज, है ना, लेकिन जब आप ये सॉल्ट वगैरह डालते हैं तब ये डिज़ोल्व कर लेता है। लिखा हुआ है व्हेन सोडियम क्लोराइड इज डिज़ोल्व इन वाटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन आर रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ 80। ठीक है, जब आपने क्या किया है, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व किया है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर है वो आपका रिड्यूस हो गया है। जो 80 डाई कांस्टेंट मैंने बताया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था, वो आपका रिड्यूस हो गया है। एंड दिस फेलिसिटेट क्लोराइड इज टू डिज़ोल्व इन वाटर। और इसकी वजह से जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है।
लाइट भी कह रही है। अच्छा, अब स्ट्रेंथ भी बता दीजिए आप। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ से क्या समझ रहे हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, वीक एसिड हुआ, है ना? अम्लराज होता है वो स्ट्रॉन्ग है, HCl स्ट्रॉन्ग। क्या बोल रहे हो? अम्लराज में अम्लराज, अम्लराज क्या होता है? HCl और HNO3 का 1/3 का रेशियो। हाँ, 1:3 का रेशियो होता है। वो इसको क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया बोलते हैं, है ना? तो क्या बताना चाह रहे हो? मैं तो वीक स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, तो क्यों है ये स्ट्रॉन्ग? यही तो मैं पूछ रही हूँ। कोई भी चीज़ स्ट्रॉन्ग और वीक क्यों होती है? जितनी जल्दी अपने H+ को त्याग दो, जो जितनी जल्दी आयोनाइज हो जाए, है ना, उसी को तो आप स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। और जो नहीं हो पाए या वीकली हो या पार्शियली हो तो उसको क्या बोलेंगे? वीक होगा। तो आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यदि आप आयनाइजेशन करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है, फिर किसके साथ करा रहे हैं? एसिटिक एसिड इन वाटर, तो क्या लगता है आपको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपने डिजोल्व किया वाटर के साथ और एसिटिक एसिड को डिजोल्व किया, तो इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि वो आयोनाइज हो जा रहा है। और एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है, तो अपने को आयोनाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है ऐसे? बिकॉज ऑफ इट्स बॉन्डिंग, ठीक है। एसिटिक एसिड के केस में क्या है? आपकी पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है। और जबकि HCl के केस में क्या है? आपकी आयनिक बॉन्डिंग है। तो जो एसिड है उसका नेचर डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? नेचर ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस तरह की हमारी बॉन्डिंग है, ठीक है। द एक्सटेंट टू विच आयनाइजेशन अकर्स डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। अब कोई भी आयनाइजेशन हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मैंने बताया कि उसकी बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है? अभी तक तो आयनाइजेशन पढ़ रहे हैं, है ना। आयनाइजेशन मीन्स आयंस में डिवाइड हो रहा है, और डिसोसिएट मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ आयंस इन वाटर। लिख लीजिए डिसोसिएशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन रिफर्स the process of ions, process of separation of ions in water, water as such in the solid state of the solute। यदि कोई भी आपका है वाटर है, ठीक है, वाटर मान लीजिए है आपका नमक का ही घोल है, तो वाटर क्या हो गया? आपका ये सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। और जो नमक क्या हो गया? वो आपका सॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो जब आपने इसको वाटर में डाला तो आपके जो सोडियम क्लोराइड है तो ये क्या होगा? सिर्फ ये सेपरेट हो जाएंगे अपने आयंस में, ठीक है। तो इसी को आप क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन बोलेंगे। तो क्या हो गया डिसोसिएशन? डिसोसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ आयंस, आयंस में सेपरेट हो गए इन वाटर, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एज सच इन द सॉलिड स्टेट। जैसे जो नमक मैंने डाला था इसमें था, पहले वो सॉलिड स्टेट में था कि नहीं था? एज सच इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द सॉल्यूट। ब्रैकेट में लिख लीजिए सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट है आपका यहाँ पर, तो उसके बाद में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और आयोनाइजेशन क्या है? आयोनाइजेशन क्या है? इज द प्रोसेस
in which neutral molecules splits into चार्ज्ड आयन। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो चार्ज्ड आयन में चेंज हो जाता है, स्प्लिट इनटू चार्ज्ड आयन इन सॉल्यूशन। ठीक है, लिख लिया पूरा कि नहीं लिख पाए? फिर से बोल रहे हैं। आयनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच न्यूट्रल मॉलिक्यूल split into charged ion in solution. in the solution। ठीक है, अब पहला शुरू करते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। पहला क्या है आपका? ये सब थोड़ा सा हमने चीज़ें बेस की बताई है। ठीक है, अब मेन पार्ट आइए, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। हिंदी परिभाषा के अनुसार क्या होता है? एसिड क्या होते हैं? है सही सही बताना, या ऐसे तो नो आधी अधूरी मत बताना। एसिड क्या होता है? जब उसको किसमें डिसॉल्व करते हैं? एक्वस सोल्यूशन में ना, जलीय विलयन में। तुम लोग जो मेन चीज़ होते हैं ना वो भूल जाते हो। आधी अधूरी परिभाषा लिख करके आओगे तो फिर आधा अधूरा नंबर भी मिलता है ना। तो एसिड्स आर दोज व्हेन वी डिसॉल्व इट इन एक्वस सोल्यूशन, तो इट सप्लाइज, ये क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयंस देते हैं। ठीक है, तो एसिड क्या होते हैं? जब उनको आप जलीय विलयन में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो ये क्या देते हैं आपको? हाइड्रोजन आयन देते हैं। उनको क्या बोलते हैं आप? एसिड बोलते हैं। और बेस क्या होता है? जब ये हाइड्रोक्सिल आयन, सेम कंडीशन में आप जलीय विलयन में जब आप किसी बेस को डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है? ये क्या किसकी सप्लाई करते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन की, OH आयन की करते हैं। तो उसको आप क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, तो परिभाषा छोटी छोटी आप लिख लीजिए। एंड एसिड इज अ कंपाउंड विच गिव फ्री हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। एसिड लिखिए, एसिड क्या होता है? एन एसिड इज अ कंपाउंड या सब्सटेंस लिख लीजिए। एन एसिड इज अ सब्सटेंस which gives free hydrogen ion when dissolved in water। ठीक है, अब जैसे कि है आपका कोई भी एसिड हमने ले लिया है, एक्स क्या है आपका? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब इसको हमने एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व किया तो इसने क्या दिया? हाइड्रोजन आयन दिया। ठीक है, और प्लस ये भी इन्होंने दिया। ठीक है, तो एसिड क्या हो गया? दैट फर्निश, क्या फर्निश कर रहा है? हाइड्रोजन आयन व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर। लेकिन ये क्या है? ये जो बेस प्रोटॉन है वो क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है ना। ये ऐसे तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ये किसके कांटेक्ट में आता है? वाटर के कांटेक्ट में आकर के सीधे क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा? ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा और अपने को स्टेबल करने की कोशिश करेगा।
ठीक है, एसिड आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट करिए बेस। बेस क्या होता है? A base is a substance, आप लोग लिखते चलिए। A base is a substance which give free hydroxyl ion when dissolved in water. जैसे कि उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल है, कोई भी है आपका, ठीक है, जब इसको आपने एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व किया, एक्वस में आपने डिसॉल्व किया तो ये क्या दे देगा? M+ देगा एक्वस में, और प्लस ये हाइड्रोक्सिल आयन दे देगा। ठीक है, हाँ कुछ भी M में मेटल है, L Na ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, और भी कैल्शियम ले लीजिए, लेकिन यहाँ हम मोनोवैलेंट यूज कर रहे हैं, मेटल मान के चलिए हम। कोई तो हाइड्रोक्सिल आयन ऑल्सो एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म इन एक्वस सोल्यूशन, लेकिन इनकी भी क्या थी? लिमिटेशन थी। जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था उसकी भी अपनी लिमिटेशन है। अब एक लिमिट यही होगी कि इनके जितने भी एसिड और बेस हैं उनको आप जलीय विलयन में डिसॉल्व करिए। बिना जलीय विलयन के वो आप बता ही नहीं सकते कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक है, जी एक तो यही लिमिट हो गई इनकी, है ना। तो लिमिटेशन लिख लीजिए, छोटी छोटी लिमिटेशन है। लिमिटेड टू एक्वस सोल्यूशन ओनली। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड टू एक क्वेश्चन सिर्फ आपको एक्वस सोल्यूशन में ही ये बता रहे हैं। दूसरा बता रहे हैं नेचर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन। क्या बता रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन है, जब वाटर में जाएगा तो क्या मिलकर बना लेगा? आपका ये बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, है ना, ये बना लेगा। ये किस तरह का आपका स्ट्रक्चर है? ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है ना। नेचर ऑफ हाइड्रोजन इन एक्वस सोल्यूशन। और तीसरा क्या बता रहे हैं कि एसिड एंड द बेस विदाउट हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, ये चीज उन्होंने नहीं बताई है। ठीक है, कि जो आपका एसिड और बेस है, एसिड्स and base without H plus and OH ion, ये 3 लिमिटेशंस है। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जितने इनके एसिड है उसमें इसका रहना जरूरी है। ठीक है, जितने इनके बेस है उसमें OH का रहना भी जरूरी है। यदि ये और ये नहीं है तो उनके हिसाब से वो एसिड नहीं होगा, वो बेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनका ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, लेकिन इसकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। कल थोड़ा पढ़ के आइएगा। इसको कितना मिनट हुआ है? पूरा हो जाए। मैम पूरा 30 हुआ है। 30 कर दिया।